पैसों वाली काली बहू। निकिता अपने घर में अखबार पढ़ रही होती है। सुबह का समय होता है, तभी उसके पिता प्रमोद एकदम से आती हैं और न्यूज़पेपर उसके हाथों से छीन लेते हैं। जिसके बाद प्रमोद उससे कहता है, क्या बेटी, जब देखो अपनी ही दुनिया में रहती हो। अरे कितनी बार कहा है कि थोड़ा लोगों से बात करो, घुलो मिलो, अच्छे दोस्त बनाओ। What rubbish डैड, आपको पता है ना मुझे दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फिर मेरे दोस्त बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अरे एक बात बताओ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ना तुम कोई दोस्त बनाती हो, ना ही किसी को अपने करीब आने देती हो, ऊपर से किसी के साथ तुम्हें शादी नहीं करनी। आखिर क्या चाहती हो तुम? माँ, आपको मेरी शादी के सिलसिले में हमेशा टांग अड़ानी क्यों होती है? मैं शादी नहीं करना चाहती। लोग शादी करते हैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, लेकिन मैं इतना कमाती हूँ कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ऐसा नहीं सोचते बेटी, एक ना एक दिन हर एक लड़की को शादी करनी होती है, और तुम्हें भी शादी करनी ही होगी। अपने घमंड को अपने आप से दूर करो। जब तक तुम्हारा घमंड तुम्हारे साथ रहेगा, तब तक तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर निकिता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वह अपने कमरे में अपना ऑफिस का काम करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके चलते एक दिन रवीना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद निकिता और प्रमोद से कहते हैं, मैं जानता हूँ ये सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आपकी पत्नी के पास कम समय है। उन्हें किसी बात की चिंता अंदर ही अंदर खा रही है। जैसा पेशेंट चाहती है वैसा ही अगर होगा तो उनकी तबीयत में जल्दी सुधार आएगा। ऐसा कहने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद प्रमोद अपनी बेटी निकिता के सामने हाथ जोड़कर कहता है, बेटी, माना तुम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो गई हो और खूब पैसा कमाती हो, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपनी माँ की तबीयत देखो, दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनका ख्याल रखते हुए शादी के लिए हाँ कर दो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर ना चाहते हुए भी निकिता को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, जिसके बाद निकिता की शादी एक गरीब घराने में हो जाती है। हे भगवान, पिताजी ने भी एक बार भी मेरा स्टैंडर्ड नहीं सोचा और मेरी शादी ऐसे घर में कर दी जैसे मेरे नौकरों के घर है। क्या हुआ बहू, तूने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे माँ जी, क्या मुझे आप इतना बता सकती हो कि मेरा कमरा कहाँ पर है? सावित्री निकिता को उसका कमरा दिखा देती है। निकिता को अपना कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो तुरंत फोन उठाकर फर्नीचर वालों को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में फर्नीचर वाले आते हैं और पूरे कमरे का नक्शा ही बदल देते हैं। अरे बहू, इतना पैसा एक कमरे में लगाने की क्या जरूरत थी? अभी तो हमने शादी के चलते कमरे को ठीक करवाया था। देखिए माँ जी, आप मेरी चीजों में दखल अंदाजी ना ही करो तो ज्यादा ही अच्छा होगा। मैंने अपना कमरा अपने हिसाब से करवाया है, क्योंकि मुझे आप जैसे गरीबों में रहने की आदत नहीं है। निकिता का तड़कता भड़कता जवाब सुनते ही सावित्री शांत रह जाती है और कुछ नहीं कहती। वहीं अनुराग अपने कमरे की दशा देखकर हैरान रह जाता है। इतना पैसा कहाँ से आया कमरे की मरम्मत करवाने के लिए? अरे भूलो मत, मैं एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की हूँ। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। निकिता अपने पति और अपनी सास दोनों को अपने पैसों का रौब जमाती है, लेकिन फिर उसका पति और उसकी सास उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ निकिता घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन सावित्री की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, चलिए माँ, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। अनुराग ऐसा कहकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जाने से पहले वो अपनी पत्नी निकिता से कहता है, निकिता, मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, घर के काम तुम खुद कर लेना। अरे तुमने क्या मुझे घर की नौकरानी समझा है जो मैं घर के काम करूंगी? मैं कोई काम करने वाली बाई नहीं हूँ। माँ की तबीयत खराब है, अगर एक दिन काम घर के कर लोगी तो क्या चला जाएगा? रहने दे बेटा, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है? उसका मन नहीं है तो ना सही। सावित्री की बात सुनने के बाद अनुराग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका अच्छे से चेकअप करवाकर वापस उसे घर ले आता है। जिसके बाद कुछ देर आराम करने के बाद सावित्री बीमारी से उठकर घर के काम करना शुरू कर देती है। ये सब देखने के बाद भी अनुराग निकिता से कुछ नहीं कहता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर पर फंक्शन होता है। अरे अनुराग भाई, तू तो इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा जच रहा है। आज तो यहाँ पर आई हुई सारी लड़कियां पागल ही हो जाएंगी। सही कहा, लेकिन हमारी भाभी कहाँ है? सारे मेहमान आ गए लेकिन अभी भाभी तक नहीं आई। अरे वो अपने कमरे में तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। कमरे में बैठी हुई निकिता लो कॉन्फिडेंस फील कर रही होती है। मेरे रंग की वजह से मेरे ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं जचता। मैं कितनी बदसूरत हूँ, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे? एक काम करती हूँ, नीचे ही नहीं जाती हूँ। अरे बहू, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, तू नीचे क्यों नहीं आ रही? अरे मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ।
वैसे भी मुझे आप लोगों की थर्ड क्लास की पार्टियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं आना चाहती। माना बहू कि तू बहुत पैसे वाली है, लेकिन आज हमारी इज्जत की लाज रख ले और नीचे आ जा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। सावित्री की ये बात सुनकर निकिता को कुछ समझ ही नहीं आता और वो चुपचाप तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसे देखते ही अनुराग के दोस्त अनुराग से कहते हैं, अब पता चला कि आखिर भाभी को तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा था। अरे मुझे तो पता था कि यहाँ ऐसा कुछ भी है। ये तो वही हो गया, रब ने बना दी जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। दोनों दोस्त निकिता को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी पार्टी में आई हुई लेडीज सावित्री से कहती हैं, मैंने तो कहा था कि बहू थोड़ा सोच समझ कर लेकर आना। अरे देखो तो सही, कितनी बदसूरत बहू लेकर आई हो अपने घर में। मेरे हिसाब से तो बेचारा अनुराग इससे बेहतर लड़की डिजर्व करता था। हे भगवान, कितनी काली है। मुझे तो लगता है सावित्री बहन ने केवल अपनी बहू का पैसा और नौकरी ही देखी, तभी तो पैसे वाली बहू लेकर आई है। लोगों की बातें सुनकर बेचारी निकिता को बहुत दुख होता है और वो वहाँ खड़ी हुई रोने लगती है। ये सब देखकर सावित्री और अनुराग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने सभी मेहमानों से कहते हैं, मेरी पत्नी सांवली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैंने सुना था कि जो लोग ऊपर से सुंदर होते हैं वो अंदर से उतने ही काले होते हैं, और जो लोग ऊपर से काले होते हैं वो अंदर से उससे ज्यादा सुंदर होते हैं। आज आप सभी लोगों ने इस कहावत को सच कर दिया। और रही बात मेरी बहू के रंग की, तो भगवान ने दुनिया में दो ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। और फिर गोरा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सांवले होकर भी अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना ये बहुत मायने रखता है, जो कि मेरी बहू ने किया है। सावित्री और अनुराग के जवाब सुनते ही सभी मेहमान चुपचाप अपना खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं। ये सब देखकर निकिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पति और अपनी सास से माफी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन उसके बाद भी आप दोनों ने मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस घर की बहू की इज्जत दी। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे पैसों का घमंड आपको नहीं दिखाना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अनुराग और सावित्री दोनों निकिता को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं, जिसके बाद निकिता अपना घमंड हमेशा के लिए खत्म कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।